एनीवन? आयशा बेटा आप बताएं। सर ये सारा पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, और पॉलिटिक्स में कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, लाइक डेमोक्रेसी है, डिक्टेटर, ऑटोक्रेसी है। ठीक तो ये सारा कुछ इसमें, ओके ओके सारा पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक हो गया, समझ आ गई। देखिए बेटा, पॉलिटिकल साइंस अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो साइंस ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। ज्यादा डीप नहीं जाते, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम लोग सिंपल सी बात करते हैं। मतलब अभी बेसिक है ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की नहीं पढ़ी, तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं। साइंस ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स करने की जो साइंस है, पॉलिटिक्स करने की जो लॉजिक है, जो बिगनिंग है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज अ फील्ड जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे रन करती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। माइंड ऑफ कर देते हैं। और अब मुझे आप लोग ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोग किस हद तक सब्जेक्ट से जो है वो नो हाउ रखते हैं। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम। जब मैं आई बिल्कुल, आप हमरा बेटा बताएं आप। सर, जो गवर्नमेंट होती है मेरे ख्याल में वो एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी कंट्री या स्टेट की। ठीक है, और स्टेट को हम डिफाइन करते हैं जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया हम लेते हैं उससे। ठीक है बेटा, आपको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जिस तरह होता है ना गाड़ी और ड्राइवर का रिश्ता, कि ड्राइवर के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह यही रिश्ता गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में होता है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो आपका ड्राइवर है और स्टेट क्या है? आपकी गाड़ी है। स्टेट एक जियोग्राफिकल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टेट एक ऐसा एरिया जिसकी फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, हमें पता है कि हमारा एरिया इतना इतना है, इस जगह पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के अफेयर्स को रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। सो गवर्नमेंट इज लाइक द ड्राइवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो ये बेसिक बिगिनिंग लेवल पे अभी फर्स्ट ट्रायल क्लास है, तो आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गवर्नमेंट ही स्टेट है और स्टेट ही गवर्नमेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। स्टेट ब्रॉडर एंटिटी है, गवर्नमेंट जो है वो उस स्टेट के अफेयर को चलाने के लिए जो एक गवर्निंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं। ये दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं पिलर्स या ऑर्गन्स या ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। आप में से कोई भी बच्चा, इंशाल बेटा आप बताएं कि ब्रांचेस या पिलर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के? सर गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो पिलर होता होगा, ठीक है। उसके बाद जो अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट होती है, नेशनल असेंबली होती है, वो तमाम जो है इसकी मतलब उसके पिलर्स को स्टैंड आउट करता है। जो फिर मेंबर्स आते हैं वो उसके ऑर्गन्स, इस तरह करके कुछ होता है। देखिए बेटा, कोई और बच्चा अगर अपनी कोई इनपुट देना चाह रहा हो तो बताएं, फिर हम लोग मैं करता हूं लोगों से। जी सर, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए बेटा, जो पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो उनको ऑर्गन्स भी बोलते हैं, उनको ब्रांचेस भी बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिलर्स, ऑर्गन्स और ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। नंबर वन एग्जीक्यूटिव, नंबर टू लेजिस्लेचर एंड नंबर थ्री जुडिशरी। ये तीन आपके जो है वो पिलर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। दुनिया में कहीं पर भी जाए आपको ये तीन पिलर्स मिलेंगे, यही तीन ब्रांचेस होती हैं, यही तीन ऑर्गन्स कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं?
बिगनिंग लेवल पे है तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो मुल्क के अंदर लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इम्प्लीमेंट लॉज। कंट्री के अंदर जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, president, ministers. let me speak बेटा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, सीएसपीज होते हैं, आपके जितने भी वर्कर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, दे आर एग्जीक्यूटिव। एसपी भी एग्जीक्यूटिव है, फॉरेन ऑफिसर भी एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है। कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, वो अदर्स उनकी सब डिविजन्स हैं। बट पता ये होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव वही लोग होते हैं जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करते होते हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बेसिकली निकला है वर्ड लेजिस्लेशन से। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग करना, कानून बनाना। लॉज मेकिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेशन, और गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो लॉ मेकिंग करता होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। हम इसे सादा लफ्जों में बात करें तो हम इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट एक ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का होता है जहां पे कंट्री की लॉ मेकिंग होती है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहां पर है बेटा? इस्लामाबाद। तो हमारी जो पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर, कराची में, वो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज है। ठीक हो गया? तो पार्लियामेंट आपकी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अब स्ट्रक्चर के हिसाब से बेटा दुनिया में दो तरह की होती है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेचर आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर वन यूनिकैमरल एंड नंबर टू बाइकैमरल। Now, what is the difference between unicameral and bicameral? बेटा यूनिकैमरल और बाइकैमरल, यूनि का तो मतलब आपको सबको पता वन होता है और बाई का मतलब जब टू है। यूनिकैमरल जिसमें पार्लियामेंट का सिर्फ एक हाउस हो। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसी लेजिस्लेचर होती है जिसमें पार्लियामेंट में सिर्फ एक हाउस हो, जबकि बाइकैमरल क्या होती है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर टू हाउसेज हो, अब सेनेट और पार्लियामेंट। दो हाउसेज से मुराद क्या है? अगर हम पाकिस्तान को सामने रखते हैं, आजकल हम सुन रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना? तो सेनेट क्या है? सेनेट हमारा अपर हाउस, और नेशनल असेंबली हमारा जो है वो lower house. लोअर हाउस। हमारे जो बाई कैमरल होती है पार्लियामेंट, वहां पे दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को हर मुल्क अपने हिसाब से बोलता है। पाकिस्तान में सेनेट बोला जाता है, अमेरिका में भी सेनेट बोला जाता है, इंडिया में उसे राज्यसभा बोला जाता है। सिमिलरली लोअर हाउस में भी हर कोई अपनी मर्जी से नाम रख सकता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं, इंडिया में लोकसभा बोलते हैं, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। बट हाउसेस दो ही होते हैं बाई कैमरल में, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पार्लियामेंट। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट में जा रहे हैं। एक्चुअली वो नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट समझ रहे होते हैं। नहीं, नेशनल असेंबली है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यू हैव टू क्लियर कि आप पार्लियामेंट के अपर हाउस में जा रहे हैं या लोअर हाउस में जा रहे हैं। ठीक हो गया? सो बाई कैमरल में क्या होता है कि आपके टू हाउसेज होते हैं, यूनिकैमरल में एक हाउस होता है। दुनिया में बहुत कम पार्लियामेंट्स ऐसी हैं जहाँ पे यूनिकैमरल होती है, जैसे कि तुर्की हो गया, तुर्की में यूनिकैमरल है, उनका एक ही हाउस होता है। चाइना में यूनिकैमरल है, उनका एक हाउस है। सो यूनिकैमरल भी मिलती है, बाई कैमरल भी हमें जो है वो मिलती है, लेकिन काम इनका एक ही होता है, लॉ मेकिंग करना। उसके बाद बेटा आ जाती है जुडिशरी। जुडिशरी जी किनसे पूछा जाए? अली हयात बेटा आप बताएं जुडिशरी का क्या काम होता है? जी रोहित आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? Yes, sir, I have a question related to the communist government. Like we have a democracy in our country, but what is the political system of the communist party like Russia, China? बेटा बात ये होगी कि मैं आपको सो सॉरी बट हम लोग अभी शायद ट्रायल क्लास में बहुत सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा साइड पे रखें ना, वेट कर लेंगे, मतलब 2-3 दिन क्लासेस होने तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होगा।
You are right, sir. ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे बिगनिंग में है, तो Sure, आप ऊपर ही बात कर रहे हैं कि एक बंदा पहले दिन एमबीबीएस की क्लास में जाए, डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जी किडनी का ऑपरेशन कैसे करते हैं। sure, sir. तो बेटा लेट्स टेक सम टाइम, तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अब बेसिक समझ लें, बेसिक Okay. आइडिया हो जाए, देन हम उसको डिस्कस करते हैं। जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जिनका बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, ठीक है, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना। इनका काम होता है लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना, लोगों को जस्टिस देना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का ये तो मेजर होता है। इसके अलावा इनका एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है, एंड दैट इज दे आर द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन भी होती है। उनका काम होता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करनी है, उनके मुहाफिज होते हैं। कोई भी ऑर्गन, कोई भी पर्सन, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री में रहता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश करता है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी कि वो लोग सामने हैं और सामने आकर उसको जो है वो रोकें। किस तरीके से रोकें, ये डिफरेंट मेथड्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, बट रोकना इन्होंने होता है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। दुनिया में अक्सर बात होती है कि दो तरह की ना गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल। चलें, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये मुझे बताएं। फजीला दाद बेटा आप बताएं। सर हैविंग नो आइडिया सर, मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा। फायजा कदीर आपका माइक शायद ऑफ है। हफीज आप बताएं बेटा। सर मैं बताऊं? श्योर, बताएं इंशाल्लाह बेटा। सर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, वो मोस्टली जो होती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होती है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। एंड रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि रिजिड में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर होती है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट्स मुश्किल होती हैं। जो फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि अब पाकिस्तान के, वहाँ पे मतलब पार्लियामेंट्री निज़ाम फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में करना एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल ईजी होता है, और वहाँ पे पावर प्रेसिडेंट के पास खास नहीं होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। थैंक यू। देखिए बेटा, आपने थोड़ा सा ना डिफरेंस मुश्किल बता दिया, हम थोड़ा सा सर आसान कर- पार्लियामेंट्री में वजारती मतलब वजीर आजम के पास होती है ना हुकूमत के, वो होते हैं, उनकी पावर ज्यादा होती है। प्रेसिडेंशियल में सदारती हुकूमत होती है। अगर कोई बंदा आपसे पहली दफा पूछे कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल में क्या फर्क होता है, तो आपने बताना है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है इसमें क्या होता है, इसमें पावर्स होती है सारी की सारी। अगर सिंपल वर्ड में, मतलब पहली दफा किसी एक देहाती बंदे को समझाना है, तो आप कॉम्प्लिकेशन है, आप उसे बताएंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पीएम के पास। प्राइम मिनिस्टर हैज पावर्स, ठीक है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें पावर्स किसके पास होंगी, नाउ यू हैव एन आइडिया, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट होल्ड्स द पावर, सारी की सारी अथॉरिटीज किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। व्हाइल इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सारी की सारी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेट मी आस्क द क्वेश्चन, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज राइट नाउ इन पाकिस्तान, ये मुझे बताएंगे आहद यूसुफ। हिरा करीम आप बताएं बेटा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। हाउ पार्लियामेंट्री, पाकिस्तान में तो सदर भी है, आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री। लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। वही अभी ये जो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने ये कहना है कि सर देखिए पाकिस्तान में पावर तो सारी इमरान खान एंजॉय कर रहे हैं, कभी आरिफ अलवी को टीवी पे देखा ही नहीं हमने, वो तो बस आते हैं दुआएं शुआएं करके चले जाते हैं। सिर्फ इट मींस पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। चलो मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस कंट्री में, ये मैं जिनसे पूछूंगा वही आंसर करेंगे। ये मारिया तारिक। यस सर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका अभी चेंज।
बिलाल, डॉक्टर बिलाल आप बताएं, वो ठीक कह रही है गलत कह रही है? सर राइट बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है एंड यूके के अंदर जो बोरिस जॉनसन है वो भी मेरे ख्याल में लाइक वो वहाँ पे पार्लियामेंट्री है, यूके के अंदर पार्लियामेंट्री है। बोरिस जॉनसन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ओके बोरिस Yes. जॉनसन इज प्राइम मिनिस्टर। Okay. अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर देगा। आप बिना सबने एक टाइम पे नहीं बोलना। एक होता है फेडरल कंट्री and second one is unitary country. Which form of governance is right now following in Pakistan? Pakistan federal country है या unitary country है? जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेंगे। अली हयात बेटा आपसे क्वेश्चन है, आप बताएं पाकिस्तान में फेडरल है या यूनिटरी गवर्नमेंट? सर फेडरल फेडरल है, थैंक यू। कोई और बच्चा? अनीला बेगम बेटा आप बताएं कि डू यू एग्री विद द आंसर ऑफ अली हयात? हमारा आप बताएं बेटा। यस सर फेडरल है। फेडरल है, ठीक है। ये हमारा वही वाली है ना जो अपने डीआई खान वाली? जी सर। हो गया बेटा। देखिए पाकिस्तान फेडरल कंट्री और यूनिटरी कंट्री है। किसी को डिफरेंस भी पता है? चले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है फेडरल कंट्री और यूनिटरी कंट्री। देखिए फेडरल कंट्री ऐसा कंट्री होता है जिसमें पावर डिवाइड होती है बिटवीन, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर 1973 the provinces. constitution. मैंने तो सही क्या होता है? बेसिकली पावर डिवाइड होती है प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में। फॉर एग्जांपल ये है आपका सेंटर, ठीक है, ये है प्रोविंसेस, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया, थोड़ी सी ड्राइंग काफी ज्यादा बुरी है, बलूचिस्तान और केपी के, ये 4 सूबे हैं, ये इस्लामाबाद और ये 4 सूबे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि पावर डिवाइड होती है, कुछ ज्यादा पावर सेंटर के पास होगी, बट प्रोविंसेस आल्सो हैज पावर, उनके पास भी पावर होगी, प्रोविंसेस भी पावर रखते होंगे, अपनी मर्जी से जो है वो अपनी हुकूमत चला सकते हैं। जैसे सिंध है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे मर्जी काम करना चाहे वो कर सकती है। इस्लामाबाद उनके मामलात में मदाखलत नहीं करेगा, ठीक है। इस्लामाबाद सिर्फ तब मदाखलत कर सकता है जब क्या होगा, कोई डिफेंस का इशू हो या कोई करंट फाइनेंस का इशू, तब इस्लामाबाद मदाखलत कर सकता है। अदरवाइज इस्लामाबाद की कोई इंटरफेरेंस सिंध में नहीं हो सकती, पंजाब में नहीं हो सकती, बलूचिस्तान में नहीं हो सकती और केपीके में नहीं हो सकती। वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत अपनी मर्जी से काम कर सकती है, सेंटर की हुकूमत उनको डिक्टेट नहीं कर सकती। इसी तरह सिंध की हुकूमत भी अपनी मर्जी से काम कर सकती है, इमरान खान जो है वो मदाखलत नहीं कर सकता उनके कामों में। अगर आपका मुल्क इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि जिसमें सूबे भी पावर रखते हैं एंड दे हैव ऑटोनॉमी टू, तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह की गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? फेडरल, जिसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर सारी की सारी किसके हाथ में हो? सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर के पास। पावर इज जस्ट सेंटर्ड, सिर्फ सेंटर के पास पावर होगी, दैट कंट्री विल नोन एज यूनिटरी कंट्री। मतलब वहां पे क्या होगा कि सारी की सारी पावर कैपिटल के पास होगी और कैपिटल अपनी मर्जी से जिसको चाहे जितनी पावर दे, जिसको चाहे काम करने दे, जिसको चाहे काम करने से रोक दे, जिसके मामला में टांग अड़ाए, ये उनकी मर्जी है, सेंटर की मर्जी है। सेंटर जो मर्जी कर सकता है, सूबे जो है वो, प्रोविंसेस जो है वो ऑटोनोमस नहीं होंगे। हम ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये कौन सी गवर्नमेंट होगी? ये आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। सो नाउ पाकिस्तान में हमें पता चला कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट, वाइल चाइना के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है, इंडिया भी समहाउ यूनिटरी और फेडरल का मिक्सचर है, बट पाकिस्तान जो है वो फेडरल कंट्री है। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इस पे तो सबको ही पता होगा। बेटा डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्या चीज होती है? मैं पूछता हूँ जी, आयशा आप बताएं डेमोक्रेसी क्या चीज होती है बेटा?
यहाँ पर सर लोगों की ही तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक हो गया। बस माइक ऑफ कर दो बेटा। डिक्टेटरशिप क्या होती है इंशाल्लाह, आमिर आप बताएं बेटा। सर डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे जो है लोगों की चलती ना हो, लेकिन जो है एक डिक्टेटर जैसे आर्मी का है, चीफ ऑफ आर्मी साहब, उसने ही टेक ओवर कर लिया और वो ही उसी की चलेगी। ठीक है, देखिए डिक्टेटर डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, हम सिंपल लफ्जों में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स आगे जाके बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम सिंपल सिंपल बात करते हैं ताकि समझ आ जाए आइडियाज की। बेटा डेमोक्रेसी एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने हुक्मरान सेलेक्ट करते हैं। हमने इलेक्शन करवाए हमारे मुल्क में, हमने वोट दिए, वोट देने के बाद हमने अपनी मर्जी से इमरान खान को अपना लीडर चूज कर लिया। हमारी मर्जी से है ना, चाहे हमने नून लीग को वोट दिया हो, लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया वो भी तो हमारे कंट्री मैन है ना। तो हमारे वोटों से जो हुकूमत आएगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उसमें क्या होता है कि लोगों की मर्जी शामिल होती है। और डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि जिसमें वन मैन रूल होता है, मतलब एक आदमी सबको कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक जैसे आपका वो था, हिटलर था, परवेज मुशर्रफ को सर। नॉर्थ कोरिया। खान था, जैसे आपका ज़ियाउल हक था, जैसे आपका मुशर्रफ था, दे ऑल वर डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स गवर्नमेंट के तमाम इदारों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेचर को अपनी मर्जी से लेजिस्लेचर से अपनी मर्जी के लॉज बनवाते हैं, जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव से अपनी मर्जी के लॉज इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। ठीक हो गया, ये सारे काम डिक्टेटर ने करते हैं। और डिक्टेटर आता कैसा है, डिक्टेटर आता है अपनी पावर का मिसयूज करके, एब्यूज ऑफ पावर। जब आप अपनी पावर को अब्यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, लोगों की मर्जी के खिलाफ आके बैठ जाते हैं। आप मुशर्रफ को देख लें, आप अयूब खान को देख लें, इनमें से कोई भी लोगों की मर्जी से नहीं आया था। ठीक हो गया। सो डिक्टेटर जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है, लोगों की मर्जी से नहीं आता। वाइल इन डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की मर्जी से आती है। सो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हुई है डिक्टेटरशिप? राइट नाउ डेमोक्रेसी। राइट नाउ डेमोक्रेसी। यस। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, जब हम ये बात करते हैं कि जो डिक्टेटर होता है वो अपनी पावर को मिस यूज करके आता है, और जब हम देखते हैं हिटलर को देखते हैं और मुसोलिनी को देखते हैं, तो उनके पास तो एज सच कोई पावर नहीं थी। तो क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो सकता है कि डिक्टेटर अपनी पावर को मिस यूज करके ही आता है? हु सेड कि हिटलर के पास और मुसोलिनी के पास पावर नहीं थी? सर पावर तो इन सेंस आप इस तरह बात करें ना, जैसे हम परवेज मुशर्रफ को लेते हैं तो वो आर्मी का चीफ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनके पास तो एब्सोल्यूट पावर थी। आपको बेटा पता है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, नाजी पार्टी जो हिटलर की थी, और फाशिस्ट पार्टी जो थी मुसोलिनी की थी। ठीक है ना? यस सर, जिसी ये तो तरह पता। रशिया के अंदर जो व्लादिमीर लेनिन था, बोल्शेविक पार्टी के जरिए आया था, उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी ना बोल्शेविक। दैट्स व्हाई बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई थी 1917 में। लेकिन सर मैं यही बात कर रही हूँ कि देखिए एब्सोल्यूट पावर थी। अगर हम मतलब लेट्स सपोज हम मुशर्रफ की एग्जांपल लेते हैं, तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, लेकिन उनके पास डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप हो गया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सिंपल से, ये तो आप सब लोगों को इसका उर्दू में कोई मतलब नहीं बताएगा, इंग्लिश में बताना, सॉरी इसका आइडिया बताना है कि इसका क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये अफशा गिलगित बल्तिस्तान। बेटा आप बताएं क्या होता है? नो आइडिया। अनम सलमान? नो आइडिया। अहमद अली, अहमद ए क्या है जी? एक मिनट, अहमद अगर हम आंसर देना चाह रहे हैं तो बताएं। ठीक हो गया। हिरा करीम आप बताएं बेटा। Sir, constitution is basically a set of rules or regulations to run a government or a country. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम अगर सिंपल सी बात करें हम लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हमें एक रोड मैप बताता है कि हमने अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पाकिस्तान के अंदर
माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे, ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होगी, ये कहाँ से पता चला है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, कहाँ से पता चला है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमें गाइडलाइन हमें जरूरी होती है अपने मुल्क के मामला को रन करने के लिए, उसके बारे में जो गाइडलाइंस जो हमें क्या कहते हैं हेल्प मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, हमें आइन से मिलती है। आइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। अब बेटा हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर हम चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पॉइंट हम बदलते हैं, कोई आर्टिकल बदलते हैं, तो उस आर्टिकल के बदलने के प्रोसेस को बोला जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ होते हैं बेटा आपके सेमी रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली उन कंट्रीज में पाए जाते हैं, नॉर्मली पार्लियामेंट्री में भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये हमें देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिन कंट्रीज में होती है वहां पर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अगर तब्दील करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट को आप तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको कितने परसेंट वोट चाहिए? आपको चाहिए 66% या 66%। 2/3 वोट चाहिए। 66% मतलब पार्लियामेंट की जो 100% स्ट्रेंथ होती है, उसमें से कितने परसेंट वोट्स आपको चाहिए होंगे? 2/3। 66% या 2/3 वोट चाहिए होंगे। और इसके बाद आपको फर्दर सदर की अप्रूवल की भी जरूरत होती है, सदर इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। सो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इतना मुश्किल काम हो, अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसके बाद अमेरिका इसकी एग्जांपल है, अमेरिका में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। उसके बाद आ गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट्री में भी हो सकता है और दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी हो सकता है। सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर अमेंडमेंट करना बहुत आसान काम है। यू नीड जस्ट सिंपल मेजॉरिटी, यू नीड जस्ट 51% वोट्स इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नमेंट बनती है किसी भी मुल्क में, उसके पास कम से कम 51% वोट्स तो होते ही हैं। तो वो बगैर किसी रेजिस्टेंस के क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली कर सकती है। हर दिन अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। जैसे कि ब्रिटेन की अगर हम बात करें, यूके की, तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे आए रोज जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करना शुरू कर देती है, चेंज करना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं कि यूके जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जबकि हम बात करें सेमी रिजिड की, तो सेमी रिजिड ये पार्लियामेंट्री में भी हो सकता है और प्रेसिडेंशियल में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पार्लियामेंट्री में देखा जाता है। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आप 66% के साथ, और कुछ होते हैं जिनको आप 51% के साथ चेंज कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट, ऐसे आर्टिकल्स जिनको, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको 66% के साथ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको 51% के साथ आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सेमी रिजिड, यानी कि थोड़ा सा रिजिड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। अब वो कौन से पॉइंट हैं जो कि 66% होते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सेमी रिजिड, ठीक है। अब सेमी रिजिड में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि रिजिड है, कौन से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं? तो बेटा वो पॉइंट्स जो कि इस्लाम से रिलेटेड है या जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबों या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से, पाकिस्तान की सालमियत से जिनका ताल्लुक है, उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। उसको चेंज करने के लिए आपको कम से कम 66% वोट चाहिए होते हैं। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या पाकिस्तान के मामला से कोई तरह ज्यादा खतरनाक काम नहीं होता, बस नॉर्मली होते हैं। जैसे कि आपने जब ये चेंज करनी है कि भाई आज के बाद 18 साल का बंदा वोट नहीं डालेगा, 16 साल का बंदा भी वोट डाल सकता है, चेंज करने से कौन सा खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह मुल्क को नुकसान होने लगा है। इसी, या ये भी हो सकता है कि आप कह दें कि जी अब जो है वो एमएनए जो है वो उनकी एज इतनी हुआ करेगी, इससे कम एज वाला जो है वो
बंदा एमएनए नहीं बन सकता, तो उससे आपके कंट्री की सोवरेनिटी को नुकसान नहीं होगा, आपका कंट्री चलता रहेगा, तो वो हम फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में ले जाएंगे। सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? जी बेटा श्योर। सर पाकिस्तान में जब 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो अयूब ने गलती से रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम कर दिया था, तो ये फिर कितने परसेंट वोट्स के साथ 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया? 66% वोट। बेटा ये 1956 में नहीं हुआ था, इट वाज इन 1962। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने जो है वो पाकिस्तान का नाम वो रखा था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो जिसके लोगों ने जो है वो रेजिस्टेंस शो की थी और फिर उन्हें जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, और कितने के साथ की थी? 66% के साथ, क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सोवरेनिटी से था और पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने उसको जो है वो सपोर्ट किया था, और उसका नाम बाद में चेंज करके फौरी तौर पे चेंज कर दिया गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था। तो सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड का डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता चल गया है। क्विकली मुझे बता दें कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। सर जो पाकिस्तान से हमारे साथ दूसरे ममालिक के साथ डील करते हैं, हम जो पॉलिसी अपनाते हैं फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी इट इज अ टूल, it is a method, it is a tool which is used or employed by countries ताकि हम उससे क्या कर सकें, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा टूल है जो कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए और अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जी कि हमें जो है वो पॉलिटिकल महाज पे इंडिया के मुकाबले में ऐसा एलाई चाहिए जिसकी बात चलती हो, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ बहुत अच्छी है। जब भी इंडिया कोई छेड़ाछाड़ी करता है तो चाइना उस काम को वीटो कर देता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ अच्छी इसलिए है कि वो हमें हेल्प करता है। सिमिलरली पाकिस्तान की भी चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छा क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब ममालिक के साथ चाइना के ताल्लुकात को बहाल कराया। पाकिस्तान जो है वो चाइना को के जरिए एक अपनी सिल्क, क्या कहते हैं, सिल्क रोड को जो है वो अपना जो इकोनॉमी को बढ़ाने का मौका दे रहा है। तो दोनों के कुछ ना कुछ ताल्लुकात होते हैं। आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इसीलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि उससे क्या हो, आपको फायदा हो, आपके पॉलिटिकल, आपके इकोनॉमिक, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद नेशनल पावर। व्हाट इज नेशनल पावर? मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। जी मुझे बताएं बेटा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आयशा अंबर, आप बताएं नेशनल पावर क्या होती है? आयशा अंबर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। शुएब शहजाद, आप बताएं। नो आइडिया। मारिया तारिक, आप बताएं बेटा, आप ही बता दें, आप तो बता ही देंगे मुझे उम्मीद है। सर नेशनल पावर मीन कि एक मुल्क के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी कुछ है, वो एक पावर है उसकी जो यूज करता है दूसरे ममालिक के साथ फॉरेन पॉलिसी वगैरह के लिए भी पावर है हर चीज को यूटिलाइज करे। अगर वो अगर कोई भी चीज है अपने रिसोर्सेज को, अपनी बेसिस को यूज करना एक पावर है, वो इटसेल्फ कंट्री। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा इसको, फाइनल मिनट है हमारे पास, मैं इसको खत्म करता हूँ बात को। देखिए बेटा, नेशनल पावर से मुराद ये होती है किसी भी कंट्री की एबिलिटी, किसी भी कंट्री की ये सलाहियत कि वो अपने फैसले दूसरे मुल्क के ऊपर इम्पोज कर सके, दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज कर सके, ये उसकी नेशनल पावर है। क्या पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि हम अमेरिका के ऊपर अपने फैसले इम्पोज कर सकें? No. एज सच नहीं सर। अमेरिका के पास पावर है कि वो अपने फैसले हम पे इम्पोज कर सकें? यस यस सर। It means they have national power even at least more than us. उनकी अब नेशनल पावर कैसे पता चलती है? नेशनल पावर आपकी इकोनॉमी से, आपकी मिलिट्री एडवांसमेंट से, आपके पास वेपन्स कौन से हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे आपकी नेशनल पावर जो है वो पता चलती है। सो बेटा दैट वाज योर फर्स्ट ट्रायल क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ आया होगा।